नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। टेस्ट नंबर 1, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है, भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यकों की जनसंख्या घटते क्रम में इस प्रकार है: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक ही शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। तो इसका गाइज आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2, यानी कि ए, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एससीएनजी यानी हाइड्रोजन सीएनजी ऊर्जा द्वारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस और 70 से 75% हाइड्रोजन का मिश्रण है। COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। एक और चीज़ आपको बतानी है दोस्तों कि COP26 का आयोजन कहाँ पर, किस शहर में किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि केवल 2, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DLI योजना के संबंध में आपको बताना है। तो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का उद्देश्य विकास के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन के साथ साथ डिजाइन और संरचना सहायता प्रावधान करना है। CDSC नोडल एजेंसी के रूप में DLI योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर आपको दोस्तों बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि केवल 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन स्तर में कमी हो जाती है। नेत्रदाता की आंख से रेटिना का प्रयोग किसी अंधे व्यक्ति की आंख के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अधिकांश कीट निम्नलिखित में से किस अंग से श्वसन करते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर सही होगा वाता की यंत्र से, यानी कि डी, इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एडिस मच्छर के काटने से होने वाले रोग में है, आपको बताना है कि एडिस मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। डेंगू होता है, पीत ज्वर होता है, चिकनगुनिया होता है या मलेरिया होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी डेंगू, पीत ज्वर और चिकनगुनिया, यानी 1 2 3 सही है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पेट्रोलियम ईंधन चालित वाहनों से उत्सर्जित होते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है कि पेट्रोलियम ईंधन चालित वाहन, यानी कि जिसमें से पेट्रोल, डीजल, इस तरह के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या क्या उत्सर्जित होता है? तो आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है, मीथेन होती है, ओजोन होती है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 1 2 और 4, यानी 1 2 में आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, और 4 में आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। ओजोन, अब आपको बताना है कि ये प्राथमिक उत्सर्जक
क्या होते हैं और द्वितीयक उत्सर्जक क्या होते हैं। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यह गरीब और कमज़ोर आयुष्मान भारत के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यह गरीब और कमज़ोर परिवारों को कैशलेस प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल उपचार प्रदान करने की एक प्रमुख योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत पीएमजे के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी, यानी केवल 2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संबंध में आपसे जानकारी मांगी जा रही है। ठीक है, तो एफएसएसआई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। एफएसएसआई के हालिया परिपत्र के अनुसार पैकेज्ड पानी की बोतलों पर भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन अनिवार्य है। नंबर 3, एफएसएसआई द्वारा खाद्य व्यापार ऑपरेटरों के लिए बीआईएस प्रमाण पत्र के बारे में अपना विवरण प्रस्तुत करने के लिए FOSCOS यानी खाद्य सुरक्षा मानक अनुपालन प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया है। तो इसको आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में आपको बताना है कि नम पर्णपाती वन इन इलाकों में अधिक पाए जाते हैं जहां 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। नंबर 2, सागौन, साल, शीशम और चंदन इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। तो आपको 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यानी 2 और 3। इसका मतलब ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गेहूं की जलवायु आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसे न केवल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बल्कि समशीतोष्ण क्षेत्र और उत्तर के ठंडे इलाकों में भी उगाया जा सकता है। नंबर 2, सबसे अच्छे गेहूं का उत्पादन शुष्क और गर्म मौसम के अनुकूल क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद बढ़ती अवधि के बड़े हिस्से के दौरान ठंडा और नम मौसम होता है ताकि अनाज ठीक से पक सके। नंबर 3, क्ले दोमट या दोमट बनावट और मध्यम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर 1 और 3, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्वविख्यात कवि और साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। उन्हें नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया था। नंबर डी, बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो आपको इसका गलत ऑप्शन बताना है कि गलत इसमें क्या है। तो आपको सही बता दें कि इसका आंसर होगा डी, यानी कि उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था और ना ही नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में कैदियों के लिए एक जीवहाला योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो जीवहाला योजना आपकी महाराष्ट्र शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत में फ़ोन टैपिंग सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा शासित है। गृह मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के आदेश पर ही फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। आदेश की सेवा प्रदाता को निम्नलिखित रूप में सूचित किया जाता है, इसके बाद ही टैपिंग शुरू हो सकती है। तो इसका आपको सही आंसर
बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा केवल 3, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एफएसएसआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इस अधिनियम ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का स्थान लिया है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि ना 1 और ना ही 2। इसी तरह से हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना प्रक्रिया में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह नियोजन के बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है। यह विकास कार्यक्रमों के लिए धन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को दोस्तों बताना है। इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर सही है विश्व बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आकलन किया जाता है। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन द्वारा हर 2 साल पर प्रकाशित किया जाता है। इस साल भारत का स्थान 180 देशों की सूची में 150वां है। नंबर डी, या 3 मई को यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन जारी किया गया था। इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, ये हर 2 साल में नहीं, हर साल प्रकाशित की जाती रिपोर्ट। ठीक है, और आप लोगों को ये भी बताना है कि इस साल भारत का कौन सा रैंक मिला है इसमें। ठीक है, अब हमको आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारतीय नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसे भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में जारी पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले 2020 में रजिस्टर्ड मृत्यु में 6.2% की वृद्धि हुई है। तो आपको इसका सही आंसर केवल 1 है, यानी कि इसे भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। ये जाना पहचाना क्वेश्चन है। नेट ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है, सत्य नहीं बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग को इसके ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन ए, इसके तहत आतंकवाद की घटनाओं की जानकारी को सुरक्षित डेटाबेस के रूप में रखा जाएगा। बी, इन डेटा सोर्सेज में इमिग्रेशन, वित्तीय लेन देन और टेलीकम्युनिकेशन आदि शामिल है। इसके जरिए संदिग्धों को आसानी से रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। इसे आम आदमी एक्सेस कर सकता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर, इसे आम आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है। ये आम आदमी के लिए नहीं, ये केवल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या पुलिस संस्थान हैं उन्हीं को ही इसका जो है एक्सेस करने का अधिकार होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डीम्ड वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीम्ड वनों को उन क्षेत्रों के रूप में माना जाता है जिन्हें कानून के तहत अभी अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन हमारी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया है। नंबर 2, ये वे भूमियां हैं जिनमें वनों की विशेषताएं होती हैं। नंबर 3, एक बार वनों को डीम्ड कर दिया जाता है तो उन्हें गैर वन उद्देश्यों के लिए ही डी आरक्षित या उपयोग किया जा सकता है।
तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही इसका आंसर है 1 और 2 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सरकार के कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जल उपभोक्ता संघ का गठन किया गया है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में सिंचाई प्रणाली के इस प्रबंधन में किसानों की भागीदारी की अवधारणा को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर आपको दोस्तों बताना है। तो इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों यानी कि सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कल्याण आधारित दृष्टिकोण के बजाय अधिकार आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है। आपको सही आंसर बताना है 23 का। इसका सही आंसर होगा केवल 2 यानी कि बी। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। हीट वेव की घटना के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? गर्म शुष्क हवा की व्यापकता, नमी की उपस्थिति, बादल रहित आकाश, क्षेत्र में एंटीसाइक्लोनिक प्रवाह। तो इस तरह से आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यानी कि गर्म शुष्क हवा, नंबर 2 आप नंबर 3, हाँ नंबर 3 में हो जाएगा बादल रहित आकाश, और नंबर 4 क्षेत्र में एंटीसाइक्लोनिक प्रवाह, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन सतर्क जो सुर्खियों में है, ये किससे संबंधित है? वनों की आग पर नियंत्रण से, रेलवे यात्रा के दौरान अपराधों को रोकने से, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना रोकने से, माओवादियों और नक्सलियों के खिलाफ अभियान से। आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है रेलवे यात्रा के दौरान यात्रियों को अपराधों को रोकने से है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संस्था ने लॉन्च किया है? नंबर 1 वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, नंबर बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नंबर सी यूनाइटेड नेशन और एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नंबर डी फॉरेस्ट्री कांग्रेस। तो अब आपको दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो 27 है सक्कारबुग जू जो अभी सुर्खियों में है, किस बात के लिए जाना जाता है? किंग कोबरा की दुर्लभ प्रजातियों के लिए, चंदन की लकड़ी की प्रजातियों के लिए, एशियाटिक लायंस के विश्व के एकमात्र कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए सेंटर के लिए, या अपने आसपास के मैंग्रोव वनों के लिए। तो इसका सही आंसर है एशियाटिक लायंस के विश्व के एकमात्र कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर के लिए, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ हरित और सतत ऊर्जा साझेदारी की है? भारत ने किस देश के साथ हरित और सतत ऊर्जा साझेदारी की है? इसका ऑप्शन है सही जर्मनी के साथ, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसी तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आयुष मिशन के बारे में आपको जानकारी दी गई है, इसके सही कथन को आपको चुनना है। ठीक है, नंबर 1 मिशन आयुष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करके स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों को दूर करता है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी केवल 1। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। एक एसडीआर का मूल्य
दुनिया की 5 प्रमुख मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, युआन, येन और यूके पाउंड की एक टोकरी पर आधारित है। ठीक है। नंबर 2, आईएमएफ के अनुसार वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 90% अमेरिकी डॉलर में निवेश किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है केवल एक। ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्वजनिक वितरण योजना केंद्र की योजना है। कृषि मंत्रालय अनाज की खरीद के लिए जिम्मेदार है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। सेमीकंडक्टर चिप्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं। ये किसी भी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नियंत्रित करने के काम आते हैं। इसके निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने बीते 29 अप्रैल को भारत के दूसरे सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्तमान में हम करीब 1.76 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का सेमीकंडक्टर चिप बाहर से आयात करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि ये सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन, आपको ये भी बताना है कि ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे नीलगिरी पर्वतीय रेल प्रणाली के संबंध में सही जानकारी सत्य कथन बताइए। आप लोगों को ये बताना है कि नीलगिरी पर्वत किन किन राज्यों में स्थित है। ठीक है। इसकी सही लोकेशन आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शन हम देते हैं। नंबर 1, साल 2005 में इस रेल प्रणाली को पूरी तरह से भाप इंजन से मुक्त कर दिया गया था। इसे यूनेस्को की प्रतिष्ठित विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है बी, केवल 2। ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में WTO से हटने का फैसला लिया है। तो आपको WTO से हटने का फैसला वही लेता है जहां पर समस्याएं सबसे ज़्यादा चल रही। तो इस समय सबसे ज़्यादा समस्याएं कहां पर हैं? रूस, यानी कि जो यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से समस्याओं से घिरा हुआ है, कह सकते हो ऐसा। अब हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटीज पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए दुनिया भर में महिला वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाना है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर ना तो एक और ना ही दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 36 में आपसे पूछा गया है MSME क्षेत्र में लगे उद्यमों की परिभाषा पर विचार करें। सूक्ष्म उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं है और कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं है, यानी निवेश 1 करोड़ से अधिक ना हो और कारोबार 5 करोड़ से अधिक ना हो, तो वो सूक्ष्म उद्यम, ये ऑप्शन दिया गया है। अब आपको सही बताना है। ठीक है। इसी तरह लघु उद्यम के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है जहां निवेश 10 करोड़ से अधिक नहीं और कारोबार 50 करोड़ से अधिक नहीं। इसी तरह से मध्यम उद्यम के लिए जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 20 करोड़ से रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार 100 करोड़ से अधिक नहीं है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है
नंबर 1 और नंबर 2, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निधि संशोधन नियम 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सदस्य बनने से पहले केंद्र सरकार द्वारा किसी कंपनी को निधि के रूप में घोषित करना होगा। 10 लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ एक निधि के रूप में निगमित एक सार्वजनिक कंपनी को पहले खुद को 500 की न्यूनतम सदस्यता और रुपए की NOF के साथ एक निधि के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है तथा इसके निगमन के 180 दिनों के भीतर 20 लाख तक पहुंचना चाहिए। नंबर 3, समय पर निपटान के लिए संशोधित नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों द्वारा दायर आवेदनों की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं दिया जाता तो स्वीकृत माना जाएगा। इसका सही आंसर आपको दोस्तों बताना है। इसका सही आंसर है बी, यानी 2 और 3। ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदुओं में सिख सम्मिलित नहीं हैं। कुष्ठ रोग हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार हो सकता है। जोसेफ साइन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य किसी व्यक्ति के निजी मामलों में अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है 1 और 2, यानी कि कुष्ठ के आधार पर कोई तलाक ले सकता है और हिंदू विवाह अधिनियम में सिख सम्मिलित नहीं हैं, यानी कि आपको इसका सही आंसर नहीं बताना था, इसका गलत आंसर बताना था, क्योंकि हिंदुओं में सिख शामिल होते हैं। अब आप चलते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन की तरफ। 8 प्रमुख उद्योग क्षेत्र में से निम्न को उनके भार के घटते क्रम में लगाइए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर अक्सर पूछा जाता है कि उनके भार बताइए कि किन किन के उनके क्रम में लगाइए, उनको बढ़ते हुए क्रम में, उनको घटते हुए क्रम में, इस तरह से। तो इसको आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा तो आपको भार के घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, यानी पहले भार ज़्यादा और फिर भार कम हो जिनका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सबसे ज़्यादा किसी का है भार तो वो है रिफाइनरी उत्पादों का, फिर बिजली, फिर स्टील और फिर कोयला। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस संगठन ने स्पेशल 301 2022 रिपोर्ट जारी किया है। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि ये 301 रिपोर्ट किसने जारी की है। तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। जैव ईंधन के तौर पर एथेनॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक पेट्रोल में एथेनॉल कंस्ट्रक्शन को बढ़ाकर 20% तक करना है। कंस्ट्रक्शन मतलब कि उसमें आपको 20% एथेनॉल पेट्रोलियम में उत्पादों में मिलाना है। इसका सही आंसर है आपका सी, यानी कि दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नंबर 2, 30 जून 2025 से पहले शुरू की गई परियोजनाओं के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के निर्माताओं को 25 वर्षों की अवधि के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क की छूट की अनुमति दी जाएगी। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे निजीकरण के संबंध में भारतीय रेलवे ने 12 क्लस्टरों में 5% मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के निजीकरण की महत्वाकांक्षा योजना शुरू की है। रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों की खरीद के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए का टेंडर निकालने की घोषणा की है। हाल ही में बजट ने घोषणा की कि अगले
3 वर्षों में 4000 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों है 1 और 3 दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। पैराबाइल्ड राइस यानी हल्का उबला चावल के बारे में आपको बताना है। नंबर 1, हल्का उबला चावल ऐसे चावल को संदर्भित करता है जिसे धान के चरण में मिलिंग से पहले आंशिक रूप से उबाला गया है। नंबर 2, हल्का उबालने से चावल के पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। नंबर 3, चावल गहरे रंग के हो जाते हैं और लंबे समय तक भिगोने के कारण इनसे अप्रिय गंध आ सकती है। तो इसमें से आपको कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन बताना है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका गलत ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं, यानी सारे के सारे कथन सत्य हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। हूलक गिबन जो सुर्खियों में है, ये भारत का एकमात्र कपि है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत यह शेड्यूल 1 स्पीसीज है। इसका सही आंसर सी, यानी कि कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड टूना डे किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ था? 46 का आंसर बताना है कि वर्ल्ड टूना डे, यानी कि वर्ल्ड टूना डे किस वर्ष से मनाना शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2017 से वर्ल्ड टूना डे मनाना शुरू किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मजदूर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मद्रास में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी। 1923 में पहली बार लाल रंग का झंडा मजदूरों की एकजुटता और संघर्ष के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है यानी कि 1 और 2 दोनों सी ऑप्शन। ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 239 AA दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में संघ की कार्यकारी शक्तियां राज्य सूची के सभी मामलों तक सीमित हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एल नीनो क्या है आपको इसके बारे में बताया जाएगा और उसमें सही ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है। यह पूर्वी प्रशांत जल के असामान्य रूप से गर्म होने को संदर्भित करता है, जिससे आमतौर पर दक्षिण अमेरिका के आसपास भारी बारिश होती है, लेकिन दूसरे पश्चिमी छोर में सूखा भी पड़ता है, जिसका प्रभाव भारत में पड़ता है। नंबर 2, दक्षिण पूर्व एशिया में गर्मियों के मानसून से जुड़ी वर्षा सामान्य से अधिक होती है, खासकर उत्तर पश्चिम भारत और बांग्लादेश में। तो आपको 49 का सही ऑप्शन बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। उदय कोटक समिति कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। ICAI की अनुशासन समिति और अनुशासन बोर्ड की अध्यक्षता सबसे अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। CA, CWA और CS संशोधन विधेयक कारपोरेट कुप्रबंधन से संबंधित कुछ जुर्माने और दंड को कम करता है। इसका सही ऑप्शन बताना है आपको। कथन सही है, यानी केवल 1। इसका सही ऑप्शन है केवल 1 है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। जेंडर इक्वलिटी सील प्रोग्राम के तहत किस देश को गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है? इसका सही आंसर आपको बताना है। डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या आइसलैंड को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आइसलैंड। ठीक है।
इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है, सत्य नहीं बताना है। नंबर ए ऑप्शन, भारत और जापान के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुका है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों देशों के बीच 2+2 डायलॉग संपन्न हो चुका है। नंबर डी, दोनों देशों में ने $75 बिलियन के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को संपन्न किया है। तो इसका आपको गलत ऑप्शन बताना है, तो इसका गलत है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि ये भारत और जापान के बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। INFF फैसिलिटी हाल ही में किन वैश्विक संगठनों द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। यूनेस्को और UNDP के बीच, UNDP और OECD और EU के बीच, वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच, UNDP और IMF के बीच। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि UNDP और OECD और EU के बीच में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 2020 में लगभग $40 बिलियन है। भारत को शिक्षा निर्यात ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सेवा निर्यात बना हुआ है। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद परिष्कृत पेट्रोलियम, पैक्ड दवाएं और रेलवे यात्री कारें हैं। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। ब्लू हाइड्रोजन में सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है। यह सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास है डी, यानी कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। GST एक उपभोग कर है जो वस्तुओं के विनिर्माण पर लगाया जाता है या अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का रूप है। इसको आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है बी, यानी केवल 2 या अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का ही एक रूप है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर आते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। FSSAI उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। हाल ही में FSSAI ने उपभोक्ताओं को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के सेवन को कम करने में मदद के लिए स्वास्थ्य स्टार रेटिंग की योजना बनाई है। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है 1 और 3 दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तत्वावधान में 2010 में सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन तैयार किया गया था। नंबर 2, NMSA का उद्देश्य स्थान विशिष्ट उन्नत कृषि विज्ञान प्रथाओं को बढ़ावा देना है जो एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 3, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में शामिल है। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, यानी कि NSA का उद्देश्य स्थान विशिष्ट उन्नत कृषि विज्ञान प्रथाओं को बढ़ावा देना है जो एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम पुनर्भरण प्रदूषित सतही जल को शुद्ध करने और फिर इसे कृत्रिम रूप से भूजल में छोड़ने की एक विधि है। हाल ही में तमिलनाडु में अरनियार और कोराटेलियार नदी
के दुआब में भूजल पायलट परियोजना का कृत्रिम पुनर्भरण लागू किया जा रहा है। नीचे दिए गए आपको आंसर बताने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर आते हैं। तापमान 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको एक काम करना है कि डिग्री से फ़ारेनहाइट बनाने के लिए क्या फार्मूला लगता है, ये आपको कमेंट में बताना है। तक होने पर इसमें तीव्र वृद्धि होती है। इसे धूप की भी बहुत आवश्यकता होती है, विशेषकर जब अनाज भर रहा हो। कम आर्द्रता वाले क्षेत्र बेहतर होते हैं। दोमट मिट्टी अच्छी संरचना और मध्यम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी इस फसल के लिए उपयुक्त होती है। या किस फसल के बारे में आपसे जानकारी करी गई है, आपको जानकारी बताई गई, आप उसके ऑप्शन बताइए कि ये जो है कपास का है, गेहूं का है, बाजरा के लिए है या चारा के लिए है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ये परिस्थितियां गेहूं के लिए बताई गई हैं। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स का घटक नहीं है, यानी कि MCLR आपसे पूछ रहा है, MCFLR पूछ रहा आपसे, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। बेस रेपो दर, परिचालन लागत, कैश रिजर्व अनुपात की वर्तमान लागत और नंबर डी बैंक दर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी बैंक दर। नंबर 62 पे आते हैं हम लोग। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के बारे में निम्नलिखित उत्तरों पर विचार करें। उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी कार्यक्रम वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत यूरिया को छोड़कर राज्य सहायता प्राप्त फास्फेट युक्त और पोटाश युक्त उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर वार्षिक आधार पर निर्धारित सब्सिडी की एक निश्चित राशि उनमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर प्रदान की जाती है। यह योजना कृषि मंत्रालय के तहत उर्वरक विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, यानी कि ए ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से कंपनियों को उनकी बिक्री पर प्रोत्साहन देना है। नंबर 2, भारत संख्या के मामले में दुनिया में मोबाइल हैंडसेट के सबसे बड़े निर्माता के रूप में उभरा है। उपर्युक्त कथनों में से आपको कथन सही बताना, यानी कि आपको सही आंसर देना है। तो सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में महानगर योजना समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है। यह महानगरीय क्षेत्र के विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करती है। क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने की एकमात्र उत्तरदायी संस्था है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है, चाय के पौधे क्षारीय मिट्टी पसंद करते हैं। चाय के पौधे ठंडी जलवायु में बहुत कम वर्षा के साथ पनपते हैं। नंबर 3, भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको ये आंसर इसमें से बताने हैं 65 के, जिसमें से सबसे बड़ा आपको कथन सही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 65 का डी, यानी 1, 2 और 3 इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाता है जो संसद कानून के द्वारा निर्धारित करती है। न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों तीनों है, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि बी इसका ऑप्शन सही होगा।
इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था में विधायिका के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही किनके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? नंबर 1, बहस और चर्चा के द्वारा, कानूनों का अनुमोदन या विरोध के द्वारा, वित्तीय नियंत्रण के द्वारा, विश्वास प्रस्ताव के द्वारा। आपको इसका सही आंसर बताना है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 सभी। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। एमएसएमई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। वर्तमान में एमएसएमई भारत में कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान देता है। ठीक है, इसके सही ऑप्शन हैं 2, यानी कि 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन। इसी तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के कौन सा संगठन जारी करता है? तो इसका आपको ऑप्शन बताना है। जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और नीति आयोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। अब आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन किन किन मंत्रालयों को मिलाकर किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। कोयला आधारित बिजली उत्पादन मार्च 2022 तक भारत की कुल बिजली क्षमता का लगभग 80% है। भारत विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका इसका कथन सही है, यानी कि इसमें से आपको सही कथन बताना है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। राधा विनोद पाल, शंकर नायर चित्तूर, आनंद शास्त्री डोंगरे या महाराजा बलवंत सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शंकरन नायर। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोहों में अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा है? आपको आदिवासी जो विद्रोह हुए हैं ब्रिटिश भारत के दौरान, उसमें अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंपा विद्रोह, यानी कि सी ऑप्शन। इसी तरह से अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो आप देख रहे हैं कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ऊर्जा के संबंधित काम नहीं कर सकता, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, केवल एक। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? आपको बताना है ऑप्शन। मुंबई, महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात या चंडीगढ़ या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गांधीनगर गुजरात। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। पेरिस जलवायु समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत की नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्त की है। नेट शून्य प्रतिबद्धता पंचामृत रणनीति का हिस्सा है। अब आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि ये पंचामृत में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, और इसका सही आंसर है बी, यानी केवल 2। ठीक है। नंबर 76 की तरफ। माधवपुर मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेला लगभग 4000 साल पहले रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण के विवाह के जश्न के रूप में मनाया जाता है। माधवपुर मेला अद्वितीय है क्योंकि यह गुजरात में सर्दियों के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों।
इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि केवल एक। ये भगवान कृष्ण के और रुक्मिणी के विवाह के जश्न के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ आते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला UNSCR 1540 का प्रस्ताव किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है साइबर हमले, मानवाधिकारों का उल्लंघन, सामूहिक विनाश का हथियार या युद्ध अपराध। तो इसका सही आंसर है सी, सामूहिक विनाश का हथियार। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यात तैयारी सूचकांक जारी करता है? उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या एग्जिम बैंक या फिर नीति आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नीति आयोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है या सुनिश्चित करने के लिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर वर्चस्व स्थापित ना करें। कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर वर्चस्व स्थापित ना करें। राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता और न ही व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता से दूर करता है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना, इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव आयोजित किए गए। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व था। नंबर 3, संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया हर दस्तावेज और बोला गया हर शब्द रिकॉर्ड किया गया है और संरक्षित किया गया है। इसका सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है सी, यानी 1, 2 और 3। इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प चुनने। कथन ए, पंचायती राज व्यवस्था ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागितापूर्ण लोकतंत्र में परिवर्तित कर दिया। कारण आर, पंचायती राज व्यवस्था ने निर्णयन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ जाते हैं। स्थायी जमा सुविधा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ किसी भी संपार्श्विक के साथ तरलता को अवशोषित करने के लिए एक मौद्रिक नीति साधन है या LAF कॉरिडोर का फ्लोर है जो अब फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो की जगह ले रहा है। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा बी, यानी केवल 2। इसी तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में आपको बताना है। नंबर 1, भारत वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन, अमेरिका और जापान और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में गुजरात सबसे ऊपर का राज्य है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। कथन सही बताना है, गलत नहीं बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। पिछले 3 वर्षों के दौरान देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। देश के जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 29.3% तक रही है। इसका आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ए, यानी केवल 29% कृषि की हिस्सेदारी नहीं है। कृषि का हिस्सेदारी आपकी लगभग 18%, 17% के आसपास हमेशा रही है। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में प्राकृतिक खेती को सहायता भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के माध्यम से दी जाती है, जिसे परंपरागत कृषि विकास योजना की उप योजना के रूप में पेश किया गया है। 2022-23 के बजट में BPKP और PKVY दोनों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल कर दिया गया है।
इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? यह एक संघीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा NIA एक्ट 2008 के तहत की गई थी। देश के किसी राज्य विशेष में किसी मामले की जांच के संबंध में इसे राज्य सरकार के विशेष परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके आपको सही आंसर बताने हैं। सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों। सिविल सेवा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हर साल 22 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार परिवीक्षाधीन प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित किया था। इस मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर है सी, यानी केवल 2 और 3। अब आपको ये बताना है कि इसका सही सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका सही दिन कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस के संबंध में हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी पहली बार साल 1970 में मनाया गया। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। इस साल इस दिवस की थीम रिस्टोर आवर अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इस साल की थीम रिस्टोर आवर अर्थ है। ठीक है, इसका असत्य आंसर बताना था आपको। तो इस बार की थीम क्या है ये आप लोगों को कमेंट करके बॉक्स में बतानी है। इसी तरह से 89 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सूचकांक जारी करता है? आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सूचकांक जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए है। इसका नाम बदलकर PM पोषण कर दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी केवल 2, यानी कि ये योजना केवल कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए ही लागू है। इसके ऊपर के बच्चों के लिए मिड डे मील योजना लागू नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निर्वाचक मंडल संसद के ऊपरी और निचले सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से बना होता है। इसके बाद नंबर 2, वेतन और अन्य भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं और भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, केवल 2। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ा आदर्श और उद्देश्य धम्म का प्रचार प्रसार करना था। धम्म के संदर्भ में जैसा कि अशोक के अभिलेखों में बताया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? धम्म कोई धर्म या धार्मिक प्रणाली नहीं है बल्कि एक नैतिक कानून है। नंबर 2, इसके अंतर्गत प्राकृतिक न्याय एवं युद्ध के प्रोत्साहन के आधारभूत तत्व हैं। नंबर 3, यह कम बुराई एवं कई अच्छे कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1 और 3 दोनों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। पाल राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पालों के मध्य एशिया और अरब देशों के साथ नज़दीकी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। शक्तिशाली शैलेंद्र वंश ने पाल राजाओं के पास कई दूतों को भेजा। पाल राजाओं ने हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान किया। नंबर 4, धर्मपाल ने भगवान शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण किया। तो इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 4 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच वर्चस्व के लिए होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष के मुख्य कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य कन्नौज शहर पर अधिकार करने की इच्छा थी जो उस समय संप्रभुता का प्रतीक था।
तीनों ही पक्ष मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्रों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संघर्षरत थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। हर्ष के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हर्ष का साम्राज्य पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा और हिमालय से लेकर नर्मदा के किनारों तक विस्तृत था। नंबर 2, हर्ष ने नर्मदा से आगे अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक अभियान शुरू किया, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। नंबर 3, भारत के इतिहास में हर्ष ने अपनी शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए उतनी ख्याति अर्जित नहीं की जितनी कि अपने विजय अभियानों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सूचकांक जारी करता है? तो इसका सही आंसर है डी, भारतीय रिजर्व बैंक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 97 की ओर आते हैं। मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील या कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है, यानी केवल 2 सही है, यानी कि बी। इसी तरह से हम लोग 98 में आते हैं। राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचक मंडल संसद के ऊपरी और निचली दोनों राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से बना होता है। वेतन और अन्य भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं और भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2। नंबर 99, कलिंग युद्ध के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ा आदर्श और उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था। धर्म के संबंध में जो अशोक के अवलोकन में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? धर्म कोई धर्म या धार्मिक प्रणाली नहीं है, बल्कि एक नैतिक कानून है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक न्याय युद्ध के प्रोत्साहन के आधारभूत तत्व हैं। यह कम बुराई एवं अच्छे कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी 1 और 3। अब क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। पाल राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। पालों के मध्य एशिया और अरब देशों के साथ नज़दीकी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। शक्तिशाली शैलेंद्र वंश ने पाल राजाओं के पास कई दूतों को भेजा। पाल राजाओं ने हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान किया। धर्मपाल ने भगवान शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण किया। यानी इसके ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 4।